तो अभी आज की जो कंडीशन है वो ये है। देखो, ये कंडीशन लिख लेना, क्योंकि मतलब जैसे आप कुछ दिन प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो माइट बी स्किप हो जाए। तो कंडीशंस जो मैं बोलता हूँ कि सेम हेडर में ये अप्लाई करना है, अगर सेम नहीं है तो ये अप्लाई करना है, तो वो लिख लेना कहीं। और ये है तब तक जब तक आप एक उसमें फ्लुएंट नहीं हो जाते। जब फ्लुएंट हो जाओगे, आप सबको अपनी तरीके से मॉडिफाई करने लगोगे। फिर आपके लिए रूल वूल कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है। बस बताता इसलिए हूं क्योंकि शुरुआत में आपको सिंपल वे में अगर चीजें समझ में आती है ना, तो आप जल्दी ग्रैब कर लेते हो। इसलिए थोड़ा सा कंडीशंस के साथ जाते हैं। अदरवाइज तो आप अगर हार्ड कोडेड कंडीशंस पे जाओगे तो फिर तो सब कुछ एक सा हो जाएगा। ठीक है। मेरे पास एक फोल्डर है क्लास 5 का, और उसमें 3 वर्कबुक है। कंडीशन ये है कि मुझे डेटा अपेंड करना है, बट हर एक वर्कबुक से कोई एक पर्टिकुलर शीट मुझे कैप्चर करनी है। हम्म, ठीक है। चाहे मान लो ठीक शीट है। 2 मुझे कैप्चर करनी है, चाहे मान लो शीट 3 कैप्चर करनी है, चाहे मान लो शीट 1 कैप्चर करनी है। लेकिन अगर मैं शीट 1 कैप्चर करूंगा तो फिर वो वर्कबुक 1 से भी शीट 1 कैप्चर करेगा, सबसे वो वर्कबुक वही 2 से करेगा। भी करेगा, 3 से भी करेगा। मतलब वो एक पर्टिकुलर शीट ही करेगा। हम्म, ठीक है। नाउ उसके बाद आपके जो आपका जो डेटा है वो हेडर भी सेम होने चाहिए। ठीक है। हम्म, तो अब 2 कंडीशन हो गई, सॉरी 3। हम्म, पहली कि आपकी एक्सेल फाइल होनी चाहिए, सीएसवी नहीं। सीएसवी के लिए अलग चलता है। ठीक है। दूसरा, आपके जो अपेंड होगा उसमें कंडीशन जो अप्लाई होगी वो सिर्फ एक एक पर्टिकुलर सीट। शीट पे होगी, मतलब शीट नेम पे। शीट तो हम्म। सब हर एक वर्कबुक से सीट उठेगी, लेकिन एक हाँ, कोई पर्टिकुलर नेम होगा वही सीट उठेगी। ठीक है। और हेडर्स है तो सेम। सेम होने चाहिए। तो मैं कंडीशन लगाने के लिए वही फ्रॉम फोल्डर, सबके लिए फ्रॉम फोल्डर ही है। ठीक है। हम्म, और फ्रॉम फोल्डर में मैं उस फोल्डर को टारगेट कर रहा हूं, क्लास 5 वाला। और यहाँ पे नो आइटम मैच लिख के आ गया, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा और अब ओपन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मुझे एक प्रीव्यू दिखाता है। अब यहाँ पे ना 2 प्रीव्यू आएंगे। पहले क्या होता था कि एक प्रीव्यू आता था। करेक्ट। हम्म, पहले हमारे पास सीधा सीधा शीट का प्रीव्यू आता था। जब हम फोल्डर से कनेक्ट करते हैं तो 2 प्रीव्यू आते हैं। पहला होता है कि नंबर ऑफ वर्कबुक, और नंबर ऑफ वर्कबुक के बाद नंबर ऑफ शीट। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3 वर्कबुक हैं। और अगर मैं नीचे कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करूंगा तो ये अब मुझे शीट का प्रीव्यू दिखाएगा, लुक लाइक सीएसवी फाइल। ठीक है। अब अब देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल का ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो, पहले जो यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था कि चेकबॉक्स वो ओपन कर दो, यहाँ पे चेकबॉक्स आ जाते थे, वो ऑप्शन खत्म हो गया। हम्म, करेक्ट। यानी आप अब यहां से मल्टीपल शीट को लेके नहीं जा सकते। आप पर्टिकुलर किसी शीट एक को ही लेके जा सकते हो। नाउ अब इसमें से 3 शीट है। 3 शीट में, और ये शीट कौन सी है? वही सैंपल फाइल, जो फर्स्ट फाइल है वो सैंपल फाइल इसने मान लिया है। सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो उसमें हुई थी, टेक्स्ट या सीएसवी में। तो यहां से आप सैंपल फाइल भी चेंज कर सकते हो, और जो सैंपल फाइल हो आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये शीट यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर किसी सैंपल फाइल में 2 ही सीट है तो वो फिर यहाँ 2 ही दिखाई देगा।
अगर उसमें एक ही है तो एक दिखाएगा, 10 है तो 10 दिखाएगा। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी शीट का कोई एक डेटा आपको अपेंड करना है। चाहिए। ठीक है? हुँ, तो ये लॉजिक तो आपको क्लियर होगा सैंपल वाला, कि हुँ, अगर आप कोई सेलेक्ट नहीं करते हो हार्ड कोडेड, तो फर्स्ट फाइल जो भी होगी वो उठा लेगा। जैसे उठा ली। फर्स्ट फाइल वर्कबुक 1 इसने सेलेक्ट कर रखा है। करेक्ट? वर्कबुक एन 1 ये ग्रे में लिखा हुआ है और फर्स्ट फाइल आगे लिखा हुआ है। यानी जो फर्स्ट फाइल है वो वर्कबुक 1 है। अब इसमें अल्फाबेटिकली जो भी फर्स्ट फाइल होगी वो आपकी सैंपल फाइल बन जाएगी। अब जो सैंपल फाइल होगी उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है? तो सपोज मैंने अभी जो भी फर्स्ट फाइल थी उसी को ही सैंपल फाइल, क्योंकि सैंपल फाइल का लॉजिक सेम है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे जाके और शीट 1 को सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे यहाँ डेटा दिख गया कि शीट 1 का डेटा इस तरीके से है। अब अगर मान लो मुझे शीट 2 अपेंड करनी है तो मैं शीट 2 को सेलेक्ट कर लूंगा। शीट 3 अपेंड करनी है तो मैं शीट 3 को अपेंड कर लूंगा। ठीक है? तो जो भी सेलेक्ट करोगे वो आपका सिलेक्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। यानी हर एक वर्कबुक से फिर वो वही पर्टिकुलर शीट अपेंड करेगा। और जो ही आप ओके करते हो, अच्छा सेम इसमें भी है स्किप फाइल विद एरर। स्किप फाइल विद एरर का सीन क्या होता है, आज अभी हम क्लियर सीख लेंगे। अभी तक एग्जांपल मैंने नहीं दिखाया था, आज मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है? शीट 1 को मैंने ओके किया और ये डेटा अपेंड होके आ गया। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्कबुक 1 की शीट 1 का डेटा है, वर्कबुक 2 की शीट 1 का डेटा है ये, और वर्कबुक 3 की शीट 1 का डेटा है। याद है? एक वर्कबुक में 3 शीट थी और अराउंड 9 रो सब में थी। तो अगर एक ही वर्कबुक की तीनों आएंगी तो 27 हो रही थी, लेकिन ये एक ही वर्कबुक से एक ही शीट उठाई उसने और 3 वर्कबुक थी, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से डेटा आ गया। अब देखो हेडर का भी कोई इशू नहीं, हेडर टू हेडर मैच करके वो उठा रहा है सिस्टम। करेक्ट? सो सेम सिनेरियो बनेगा जो हमारा उसमें था। अब इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम चेंज करते हैं जाके। मान लो मैं वर्कबुक 3 में गया और हमने अपेंड कौन सी की है शीट, शीट 1। तो हमें सिर्फ शीट 1 में अगर हम कोई करेक्शन करते हैं वो तो रिफ्लेक्ट करेंगे, शीट 2 शीट 3 से इसको कोई लेना देना नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ शीट 2 में कुछ भी लिख दूं। ठीक है? मैंने यहाँ एबीसी लिख दिया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एबीसी लिखो चाहे एक्स वाई जी लिखो, रो उतनी ही आएंगी, क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर रहा। ठीक है? नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इसमें फोकस हो नहीं रहा तो मैं शीट 1 पे ही फोकस कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं इस बार कोई एक अलग नंबर लिख रहा हूं। ठीक है? मैंने लिख दिया, सेव कर दिया, और ये वर्कबुक 3 है, ध्यान से। और यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो वर्कबुक 3 में क्या है, ये सिर्फ टोटल 9 रो है। अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये एक 10वीं रो बढ़ गई आके। ठीक है? नाउ अब वापस से चलते हैं और इसके हेडर आगे पीछे खिसकाते हैं। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एम्प्लॉय आईडी लास्ट में डाल दे रहा हूं। ठीक? और सेव, रिफ्रेश, कोई फर्क नहीं पड़ा। एम्प्लॉय आईडी तुम लास्ट में डालो, पहले डालो, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके हेडर टू हेडर मैच करके डेटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? लेकिन अब अभी तक तो मैं शीट 3 में कर रहा था, हमने सैंपल फाइल कौन सी वर्कबुक को बनाया था, 1 को। 1 अब मैं 1 में चेंज करता हूं जाके। ठीक है?
अब 1 में जब चेंज करूंगा तो देखो कहानी चेंज होगी। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बाद में डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया है और सेव। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं, अभी देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ओवर टाइम, डाउन टाइम, रिफ्रेश, क्या कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमने क्वेरी बनाई थी तब ये इसी शेप में था और कॉलम उसके नहीं बदले हैं। हाउएवर सीक्वेंस बदला है बट नंबर ऑफ कॉलम सेम है प्लस स्पेलिंग सेम है, तो उसने क्वेरी को चेंज नहीं किया। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेरी को डिलीट कर देता हूं और मैं दोबारा से इस क्वेरी को फिर से बनाता हूं। गेट डेटा, पहले तो डेटा, हम्म, गेट डेटा, ठीक है, फोल्डर, फ्रॉम फाइल, हाँ फोल्डर में जाएंगे, फ्रॉम फोल्डर, ठीक है, क्लास 5 में होगा ना। क्लास 5 में है, मैंने क्लिक कर दिया। हम्म और कुछ? तो ओपन तो करो इसको। यहां से ओपन करूं? नहीं, वहीं पे डबल क्लिक मार दो ना। ओके, ठीक है, अब ये मैंने ओपन कर दिया। सेम। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं आया मेरे पास कि ये 3 ऑप्शन का क्या यूज है। मैं वो तो हमेशा ज, कंबाइन एंड लोड करता हूँ। वो तो अगर देखो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में वो सीधा पहुंचा देगा कंबाइन करके। करेक्ट। और लोड 2 में वो जो है खाली कनेक्शन बना देगा। करेक्ट, यानी कंबाइन एंड लोड का मतलब है कि डेटा कंबाइन करेगा प्लस आउटपुट में लोड करके दिखा देगा। देखा देगा, हाँ। ठीक है, कंबाइन एंड लोड 2 का मतलब है कि ये पूछेगा कि लोड करूं या ना करूं, अगर करूं तो कहां करूं, ना करूं तो कोई बात नहीं। पी हाँ, पीवट वीवट का भी ऑप्शन आता है ना इसमें, वो भी बना हाँ, देगा, कनेक्शन ओनली होगा तो और कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो पावर फिर क्वेरी कॉल। ये आगे जो भी करेगा वो पावर क्वेरी में पहुंचा देगा कंबाइन करने के बाद। आपका लोड हम्म, वाला ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं। नहीं करेगा। तो फंक्शन, मेरा मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन हम सीख रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस हाँ सब कुछ बता दिया और पता चला कि ये क्यों होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। ठीक है, अब अगर मैं क्लोज एंड यहां से लोड करता हूं, देखो क्वेरी सब कुछ बन चुकी थी, हम्म एम्प्लॉय आईडी फिर भी वहीं आया, वहीं फ्रंट हम्म पे ही आई, जबकि एम्प्लॉय आईडी को लास्ट में जाना चाहिए था। करेक्ट। हाँ अब जी मैं सर। वापस से वो जाता हूं, सैंपल फाइल में वो होगी ना, वो वहीं पड़ी होगी शायद। यहाँ पे गया, वर्कबुक वन। 1 में गया, हम्म ये देखो एम्प्लॉय आईडी लास्ट में है, लेकिन शीट मगर 2 सीट में वन है। उठा, हाँ हम तो वन उठा रहे हैं। ठीक है, शीट 2 में हमने तो कर दिया, इस वजह से वो नहीं हुआ। अब मैं वापस से करता हूँ शीट 1 में, शीट 2 में गलती से मैंने कर दिया, इसको करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शीट 1 कर दिया, सेव कर दिया, ये क्वेरी मैं फिर से एक बार डिलीट करता हूँ। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे हम्म। और ये यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, और ये मेरा फोल्डर है, और ओपन, कंबाइन एंड लोड। यहाँ पे शीट 1, ओके, और ये एम्प्लॉय आईडी इधर आ गया। ठीक है, जहां भी आप फर्स्ट यानी सैंपल फाइल का डेटा जिस फॉर्मेट में होगा
उसी फॉर्मेट में ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अब ये कंफर्म हो गया कि हमारा हेडर चाहे आगे हो पीछे हो फर्क नहीं पड़ता, वो हेडर टू हेडर मैच करके डेटा अपेंड कर देगा। प्लस सेग्रीगेशन के लिए वर्कबुक का नाम भी आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करवाएगा कि कौन सा डेटा किस वर्कबुक से रिलेटेड है। ठीक है। अब सपोज एक फाइल है, इसी में वर्कबुक वन में करूं, नहीं दूसरे में करता हूं। ये वर्कबुक टू है। ठीक है। वर्कबुक टू में मैं एक हेडर आई कैपिटल कर दिया, मैंने ओवर टाइम इन आवर्स का आई कैपिटल कर दिया। लेकिन ये शीट 3 है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी। फिर से माइंड सीट 1 में करना है मुझे। तो एम्प्लॉय आईडी का चलो मैं आईडी स्मॉल कर देता हूं। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो डेटा में गए और रिफ्रेश रिफ्रेश किया तो देखो एरर जनरेट नहीं किया, लास्ट टाइम भी नहीं कर रहा था। यानी जब सीएसवी फाइल हमने की थी और तब हमने हेडर्स में अगर चेंजेस किए थे तब भी ये यही रिफ्लेक्ट कर रहा था कि डेटा ही वहां से गायब कर दे रहा था, बाकी नया कॉलम जनरेट नहीं कर रहा था। और ये नया कॉलम यहां भी नहीं कर रहा है। ठीक है। ओवर टाइम इन आवर्स आपका सॉरी एम्प्लॉय आईडी में आईडी स्मॉल था, इस वजह से उसने ब्लैंक छोड़ दिया। जो कॉलम मैच करके उनका डेटा एज इट इज डाल दिया उसने। ठीक है। नाउ एक और करते हैं इसमें, वर्कबुक वन में जाके चेंजेस करते हैं। वर्कबुक वन में शीट वन में आईडी हम स्मॉल में लिख देते हैं और सेव। अब रिफ्रेश करते हैं, एरर जनरेट कर दिया। यानी जो सैंपल फाइल है अगर उसमें हेडर उसको नहीं मिलेंगे, जो क्वेरी बनाने के टाइम पे हमने वहां पे डाले थे हेडर, अगर वो सेम हेडर नहीं मिलेंगे तो क्वेरी एरर जनरेट कर देगी। और एरर क्या होगा? द कॉलम एम्प्लॉय आईडी ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड। अब अगर हम फोल्डर से कोई भी क्वेरी रन कर रहे हैं टू अपेंड फाइल्स, और अगर हमें ये एरर मिलता है तो हम कौन सी फाइल चेक करेंगे? वो जो वो सैंपल फाइल होगी, जो सैंपल फाइल होगी उसमें हम क्योंकि वो औरों में दूसरों में मिसिंग होगी तो वो खाली ब्लैंक कर देगा। करेक्ट। अगर सैंपल में नहीं मिलेगा तो वो एरर जनरेट कर रहा है। हाँ। तो अब एरर से डरना नहीं है, एरर को बस रीड करना है। पहचान। ठीक है। और जब आप रीड हम्म। करना सीख जाओगे कि हाँ ये क्या है, तो आप उसको सॉल्व भी कर लोगे तुरंत। अब ये आपको पता है कि अगर ऐसा कभी कुछ होगा, चाहे वो सीएसवी फाइल हो चाहे आपकी एक्सएलएस फाइल हो, कोई भी हो, अगर कॉलम का एरर आ रहा है मतलब सैंपल फाइल में प्रॉब्लम है। और वो पर्टिकुलर कॉलम जो क्वेरी के टाइम पे था वो अब अवेलेबल नहीं है। रीजन क्या हो सकता है? या तो वो कॉलम डिलीट हो, करेक्ट, या आपका कॉलम का जो हेडर क्या हेडर है। बोलते हैं, हाँ हेडर है, वो या तो पहले कैपिटल था अब स्मॉल हो गया, या पहले स्मॉल था अब कैपिटल हो गया, या पहले प्रॉपर था अब सेंसिटिविटी। वो चेंज हो गया। मतलब जो सेंसिटिविटी है वो चेंज हो गई है। तो आप जाके और सिर्फ सैंपल फाइल को चेक कर लोगे, आपको वहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। नाउ अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं वापस से इसको कैपिटल लेटर में कर देता हूं। ठीक है। हमारा सिर्फ मोटो ये था कि समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है। अब नाउ मान लो किसी ने ये फाइल दी है और आपको याद है कि जब कोई लुकअप लगा के और वैल्यू डालता है तो ये एरर आता है।
यस। अब अगर ऐसा किसी ने हमारी फाइल में, मतलब फाइल कहीं, सॉरी, हम्म, कहीं से भी आ सकती है, तो हम्म, अगर उस फाइल में, ये कौन से था, वर्कबुक बी 2 था, इसको भी मैं सही कर देता हूँ जिससे डेटा रिफ्लेक्ट करे, ये वाला। अब मान लो फाइल हमारे पास कहीं और से भी आती है, और उसने अगर ऐसा कर रखा है, तो ये देखो, हम्म, वो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को नल कर देगा। और वो नल ऐसा नहीं है कि आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि कहां क्या है। जब आप यहां पे आओगे, तो ये देखो 1 एरर लिखा हुआ है, ये दिखा है पावर क्वेरी में तो वो करेगा ना, सो शायद क्या? ऐसे अन्य करता है ना पावर क्वेरी में तो। हाँ हाँ, वो जैसे आप देखो, ये आपको चीजें नहीं दिखेंगी कि क्या हो गया, क्योंकि क्वेरी आपकी रिफ्रेश हो गई, करेक्ट। लेकिन आपको जब रिफ्रेश करो, तो एक बार फाइनल क्वेरी में जरूर यहां चेक कर लो। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं इस तरीके से कभी रिफ्रेश नहीं करता कि मैंने बस रिफ्रेश कर दिया। मैं ऑलवेज क्वेरी एंड कनेक्शन पैन को ओपन करके रिफ्रेश करता हूं, कि अगर कोई एरर हो तो मुझे दिखे। ठीक है, और अगर आप ढूंढना हम्म, चाहते हो कि ये एरर क्या है, क्या तो है। आप जस्ट इस एरर पे क्लिक कर दो। पावर हम्म, क्वेरी में यहाँ मिल पावर जाएगा। क्वेरी लेके जाएगा और पर्टिकुलर वही रो ओपन करेगा। ये देखो, हम्म, क्वेरी अपने आप से पूरी जनरेट करेगा। और कई बार क्या होता है कि ये एरर हमें ऐसे नहीं दिखता, तो धीरे धीरे में स्क्रॉल करना पड़ता है। अब ये ध्यान रखना कि धीरे धीरे स्क्रॉल करना है, क्योंकि ये आपको जल्दी से घुमा दोगे तो वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो मेक श्योर कि आप बहुत स्पीड में ना स्क्रॉल करो, ऐसे ऐसे मतलब 100-200 कॉलम है, आप फटाफट इधर उधर कर रहे हो तो कुछ नहीं दिखेगा। आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा और रीड। हाँ, ये जरूर है कि आपको नंबर ऑफ रो जितनी दिख रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं एरर है, ये कंफर्म है। यहाँ पे जो रो दिखेंगी, वो सब में एरर। और दूसरा, जब आप एरर को रीड कर लो कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे रीड करोगे? जब ऐसे आपको दिख रहा है, मान लो आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, आपने रीड कर लिया कि ये एरर है। अब अगर आपने यहाँ पे एरर पे क्लिक करके पढ़ा, तो क्या होगा? वो इस तरीके से एक नया स्टेप जनरेट कर देगा, और चीजें क्लियर नहीं दिख सकती हैं कई बार। तो क्या करना है, एरर पे क्लिक नहीं करना, उसी सेल में खाली जगह पे क्लिक कर दो, वो नीचे दिख जाएगा आपको, वही एरर। और कई बार ये एरर, जब डेटा आपका बहुत ज्यादा होता है, हाई वॉल्यूम में होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है रीड करने में। बट अब ये मुझे समझ में आ गया कि डेटा फॉर्मेट एरर है, और ये क्या है, इनवैलिड सेल वैल्यू, यानी एनए एक्सेप्टेड नहीं है। अब सपोज एनए एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक काम है कि आप वहां पे एनए रिमूव करो जाके। अगर ब्लैंक मैं कर देंगे। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगा? अगर मान लो कि मैं सोर्स फाइल में ढूंढूं जाके, फिर मुझे नई चीजें मिलेंगी, मैं प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत है, तो मैं क्या करूंगा? ऑल्टरनेट क्या है, कुछ आइडिया? मतलब एन नहीं चाहते आप सेल में। मतलब देखो, ये एरर जनरेट ना हो, ये देख रहे हो आप, ये एक हाँ हाँ, नई तो फिर टेबल वही बन गई। है। उसको फिर वही है, कुछ और ब्लैंक वगैरह कर दो एन एन को। हाँ, यहाँ पे जब हम आएंगे अपनी फाइनल क्वेरी में, ये क्वेरी हमने देख ली क्या है क्या नहीं हम्म, है, इसको मैंने और हाँ, क्वेरी ये डिलीट जरूर कर देना देखने के बाद, क्योंकि अगर आपने डिलीट नहीं की, तो हर बार एक नई क्वेरी ऐसे ही टेबल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती रहेगी। एक हाउएवर, बार करके दिखाना कैसे हुई थी वो, जो अभी आपने डिलीट की है हाँ वो कैसे। ठीक है, जब आप यहाँ पे अच्छी, आते हाँ। हो, हाँ यहाँ से जी। क्लिक करते हो, तो ठीक ये है। एक क्वेरी का अलग से वो बन जाता है।
ये देखो। अच्छा, ओके। आप कह रहे हो यहाँ से वो रीड करके फिर यहाँ से हम डिलीट ज़रूर कर हाँ, दें, हाँ, जब ठीक है। आपका ये खत्म हो जाए, क्योंकि आप अगर हाँ, डिलीट नहीं करते हो, हाँ, एरर को आपने एक बार, अंडरस्टैंड कर लिया फिर हटा दो इसको। हाँ, अब देखो ठीक। वो क्वेरी यहाँ पड़ी है, हुँ। ठीक है? और वो हर बार ऐसे ही घूमती रहेगी, जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा कि वो आपका टाइम वो भी लोड टाइम लेगी। बढ़ाती रहेगी, हाँ, टाइम हाँ, बढ़ाएगी, लोड यस। बढ़ाएगी, हुँ, ठीक है? सो आप क्या करो कि उसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कैसे करोगे? कुछ भी हो, आपको सीधा लगता है कि यार एनए है, मुझे पता चल गया, तो मैं सिंपल इस पे एम्प्लॉय आईडी पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा कहीं भी, चाहे आप वैल्यू में करोगे तो रिप्लेस वैल्यू सामने रिप्लेस वैल्यू दिखेगा, कर दो। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो रिप्लेस वैल्यू ये आएगा, मैं ठीक है? रिप्लेस एरर भी एरर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है? दो में से आप कुछ भी कर दो और जो लिख दोगे वही आ जाएगा। अब ठीक है। एक और चैलेंज है कि आपको पहले डेटा का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप समझना पड़ेगा। मतलब आप अगर मान लो इसको रिप्लेस एरर या रिप्लेस वैल्यू करते हो और आप यहाँ पे मैं कहता हूं वैल्यू टू नहीं, रिप्लेस एरर ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है ना क्या है। हाँ, यहाँ पे रिप्लेस एरर में अगर मान लो मैं एबीसी डाल देता हूं सपोज, तो ये हुँ। देख रहे हो आप, हुँ, और ये क्यों है? क्योंकि ये क्योंकि है वो नंबर है ना। नंबर है और आप टेक्स्ट दे रहे हो, टेक्स्ट डाल। ठीक है? इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उसी डेटा के फॉर्मेट में आपको कुछ, हाँ, आप नल लिख सकते हो। हुँ, अभी जैसे आप क्या करते थे, अभी तक आप उसको ब्लैंक कर रहे थे, करेक्ट? करेक्ट। यहाँ पे नल लिख अ, देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो आप क्या करते थे, डबल कोट्स डाल देते थे हुँ, एक्सेल में, हुँ। करेक्ट? अब डबल मगर कोट्स यहाँ ना कुछ नहीं डाल डालना। के स्मॉल लेटर में नल लिखना है, नल। ध्यान रहे, कैपिटल लेटर में नहीं। ओके। ये देखो, नल हमेशा, कैपिटल में देंगे तो लेगा नहीं क्या? तो वो टेक्स्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। NULL आप लिखोगे, हुँ, वो टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या ठीक है। लिखोगे? स्मॉल स्मॉल लेटर, में नल का मतलब नल, स्मॉल कुछ लेटर नहीं। में नल। हुँ। हाँ, ठीक है? अब अच्छा, इस कैप्स में नल लिखेंगे तो उसको कोई ना कोई टेक्स्ट वैल्यू समझ लेगा, हैं? हाँ, ओह! ओह! तो ये चीजें ठीक है, आपको ध्यान देनी है, पता नहीं। क्योंकि केस सेंसिटिव है, ठीक है। ठीक है? अब देखो एक डिफरेंस देखो कि ये मैंने रिप्लेस एरर किया है। हुँ, कई लोग क्या करते हैं कि रिप्लेस ना करके वो रिमूव एरर कर देते हैं। अब मतलब रिप्लेस और पूरा रिमूव में फर्क क्या है? रिमूव एरर तो मतलब जहाँ एरर होगा वो पूरा मतलब हटा ही देगा रो ही। वो पूरा का पूरा रो उड़ा देगा, मतलब ये कॉलम का तो ठीक है कि उसने डेटा डिलीट कर दिया, बट दूसरे भी डिलीट कर दिए, अ, तो भाई, रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो रिमूव एरर से बेटर है कि रिप्लेस कर दो, एटलीस्ट आपके बाकी कॉलम्स की वैल्यू तो अवेलेबल है, राइट। ठीक है? सो रिमूव एरर और रिप्लेस एरर में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से समझ के करना कि आपको क्या करना है। दूसरा, एक्सेल नहीं है ये। हाँ, रिप्ले हाउएवर आपके स्टेप्स सारे जनरेट होते हैं, हुँ, सो हुँ, हुँ। ऐसा भी माइंड में नहीं रखना है कि नहीं यार गलती से कंट्रोल Z कुछ नहीं हो हो गया तो, पाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, सब कुछ ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू, आप अगर वैल्यू में क्लिक करते हो तो रिप्लेस वैल्यू आता है, लेकिन हुँ, रिप्लेस एरर नहीं आता। रिप्लेस एरर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हेडर पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, हुँ, ठीक है? दूसरा, आपको रिप्लेस वैल्यू यहां भी मिलता है, होम टैब के अंदर ये रिप्लेस वैल्यू है, ठीक है? यहां से भी कर हुँ, सकते हो, प्लस ट्रांसफॉर्म टैब में जाके यहां भी रिप्लेस वैल्यू कर सकते हो। हुँ, इसके बाद इसी को ड्रॉप डाउन करो तो रिप्लेस एरर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये रिप्लेस एरर का ऑप्शन होम टैब में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ठीक है।
सिर्फ होम टैब में रिप्लेस वैल्यू है, Value. रिप्लेस एरर के लिए आपको ट्रांसफॉर्म टैब में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब एक और ऑप्शन बचता है क्या, रिमूव एरर वाला, करेक्ट, कि रिमूव एरर, तो रिमूव एरर आपको होम टैब में ही मिल जाएगा, रिमूव रोज में रिमूव एरर। होम टैब के अंदर रिमूव रोज है और उसमें रिमूव एरर है, वो अगर यूज करोगे तो वही आपका ऑप्शन जो वहां पे हुआ था वही सेम आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब मैं इस पे जाके एक और चीज कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास वर्कबुक में यहां पे गलती से कई लोग क्या करते हैं, शीट 1 टाइप करते हैं और वो स्पेस मार देते हैं। ठीक है, अब जब स्पेस मार दिया, शीट 1 तो ये रहा नहीं, अब देखो क्या होगा, एक्सप्रेशन एरर। और एरर क्या है, द की डिड नॉट मैच एनी रोज इन द टेबल। ये कहीं लिख लो कि अगर ये लिख के आए कहीं भी, द की डिड नॉट मैच एनी रो इन द टेबल, दैट मीन्स आपकी शीट का नेम मैच नहीं कर रहा है जो आपने क्वेरी बनाई थी उस टाइम पे। ठीक है, अब अभी तो ये मैंने वर्कबुक 1 में किया, ठीक है, मैं वर्कबुक 1 को वापस कर देता हूं। ठीक है, वर्कबुक 1 को वापस कर दिया और मैंने रिफ्रेश कर दिया, आपका डेटा सही हो गया, रिफ्रेश हो गया, 28 रो लोड हो गई। अब मैं जाके वर्कबुक 2 में कर देता हूं। ठीक है, सेव, अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अब ये फिर से एरर। मतलब आपकी अगर क्वेरी वाली शीट किसी भी वर्कबुक में अवेलेबल नहीं है तो वो सेम एरर जनरेट करेगा। अब सपोज आपके पास 50 वर्कबुक है जिनसे आप डेटा कलेक्ट करके ला रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्कबुक में ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होगी ना? यस सर। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक वर्कबुक को जाके ढूंढो है, और किसी भी वर्कबुक में अगर ये प्रॉब्लम होगी तो वो वही एरर जनरेट करेगा। तो अगर ये एरर आ रहा है तो आप सैंपल फाइल में फिर नहीं देखोगे जाके, आप क्या करोगे, ये जो फाइनल क्वेरी बनी है इस पे जाके और ये रिमूव्ड अदर कॉलम 1 वाला जो स्टेप है, आंख बंद करके इसी पे चले जाओगे। ठीक, और इस पे क्लिक करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर दोगे, ये देखो किसमें मिला। वर्कबुक 2। अब क्लियर हो गया कि मुझे टारगेट मेरा क्या है, किसमें प्रॉब्लम है। जी सर, वर्कबुक 2 में। ऐसे ही जिस भी वर्क हो सकता है मल्टीपल वर्कबुक में ये प्रॉब्लम हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ये एरर नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस आप रिफ्रेश नहीं करते। रिफ्रेश करोगे इस स्टेप पे आके आपको एरर दिखा देगा कि कौन कौन सी वर्कबुक में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम एक ही है, ये भी कंफर्म है, प्रॉब्लम एक ही है। अब ये मान लो कि ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी शीट का नाम था क्या जब आपने क्वेरी लगाई थी, क्योंकि हो सकता है कि एक शीट में मल्टीपल, सॉरी एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट हो, तो आपकी क्वेरी किस सीट पे लगी हुई है कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी, हमने ही लगा
हमने लगाई है तो हमें तो पता ही होगा ना कि हमने हाँ कौन ठीक सी है, सीट। चलो चलो एग्रीड कि मान ये क्वेरी बनाई है और छुट्टी पे हैं, अब चला रहे अच्छा, हैं। अब कैसे पता चलेगा कि शीट का नेम क्या है एक्चुअल? नहीं पता चल सकता ना। सर पीछे अगर हम और किसी स्टेप पे जाएंगे तो जहाँ से जब लोड सोर्स होता है वगैरह में स्टार्टिंग में बाइनरी लिखा आता है जहाँ पर को। नहीं दिखेगा, नहीं। अच्छा। कहीं भी नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको अच्छा, ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल या सैंपल। इसमें सैंपल में हाँ ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल में जाना पड़ेगा, नेविगेशन स्टेप पे, और ऊपर ओके। ये लिखा हुआ है। अच्छा। शीट का नेम क्या है, वो ये लिखा हुआ है आइटम के नाम से, आइटम इक्वल टू शीट ठीक 1। है। तो जरूरी नहीं कि शीट 1 हो, कोई भी नाम हो सकता है शीट का, हम्म। ठीक है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? सैंपल ट्रांसफॉर्म फाइल के सैंपल फाइल में, नेविगेशन नेविगेट। स्टेप पे। और यहां से आप जस्ट कॉपी करो। आपको ये पता है कि आपकी टारगेटेड वर्कबुक कौन सी है, उसमें जाओगे, क्लोज करोगे ये, और उसको, अरे खुल जा भाई, उसमें ये मैंने पेस्ट कर दिया सीधा। अब हो सकता है कि आपको ये ना पता चले कि मैं कौन सी शीट को रीनेम कर दूं यहां पे, हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे नेम क्या है मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो फिर आपको दूसरी जिसमें एरर नहीं है वो वर्कबुक ओपन करनी पड़ेगी, और अपनी वो शीट देखनी पड़ेगी जो आपको वहां मिली है, उसमें डेटा का फॉर्मेट क्या है। फिर दूसरी जिसमें एरर है उस पे जाना पड़ेगा, और शीट चेक करनी पड़ेगी कि आपके डेटा का फॉर्मेट कहाँ मिल रहा है, उसको रीनेम कर दो जाके। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सी सीट में है एरर, वो वर्कबुक हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। कौन सी शीट का, सॉरी, जब हमने क्वेरी बनाई थी तो एक्चुअल में शीट का नाम क्या रखा था जिसके लिए क्वेरी बनी थी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लो, हाँ एक चीज और हमने आइडेंटिफाई की, हेडर्स, कि अगर हेडर्स में का एरर आ रहा है तो वो किसमें हमें सिर्फ जाना पड़ेगा, अगर इस तरीके से अपेंड कर रहे हैं, कोई क्वेरी हम रन कर रहे हैं और हेडर का एरर आ रहा है कि कॉलम एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, तो हमें कौन सी शीट को टारगेट करना है, किसमें प्रॉब्लम है, सैंपल। सैंपल। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि सैंपल फाइल कौन सी है? ये तो ठीक है कि सैंपल में जाना है, पर सैंपल है कौन सी? वो तो फिर उसी में ट्रांसफॉर्म में फाइल में जाके नेविगेशन में जाके देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो शीट 1 देगा ना, और शीट 1 तो हर एक में है। मैं ये कह रहा हूं सैंपल फाइल कौन अच्छा सी अच्छा, है। तो सैंपल फाइल वो तो हाँ, लोड करते थे। ये देखो ये भी तो है ऊपर इधर, सैंपल फाइल ये जो लिखी हुई है। ये सैंपल फाइल है। यहां से आप सैंपल फाइल पे जब क्लिक करोगे तो आपको सैंपल फाइल का नाम यहां दिख जाएगा कि ये मेरी सैंपल फाइल है। ठीक है, ठीक तो आपके सारे क्वेरीज हो गए कि हेडर अगर प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके है। सैंपल फाइल में ही प्रॉब्लम होगा, तभी एरर जनरेट करेगा। अगर किसी और फाइल में है तो एरर जनरेट नहीं करेगा, वो ब्लैंक वैल्यू छोड़ देगा। दूसरा, अगर वो ब्लैंक वैल्यू छोड़ता है तो आपको यहाँ सेग्रीगेशन में दिख जाएगा
कि कौन सी वर्कबुक में ब्लैंक वैल्यू उसने छोड़ी है। ठीक है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि उसी वर्कबुक को आपको टारगेट करना है। और इवन दो वो कॉलम भी ब्लैंक होगा, इसका मतलब है कि आप उसी कॉलम को टारगेट कर सकते हो जाके। ठीक है, अगर सैंपल सीट आपकी कौन सी है वो हम आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। सैंपल वर्कबुक कौन सी है वो भी आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपका द की डिड नॉट मैच एनी रोज इन द टेबल आता है, इसका मतलब आपकी शीट का नेम डेट में इनकरेक्ट है, चेंज है। हाँ, और वो किसी भी वर्कबुक में हो सकता है। और आपको वर्कबुक का आइडेंटिफिकेशन बता दिया है कि कौन सी वर्कबुक में एरर आता है, वो आपको कैसे ढूंढना है। ये आपको गूगल नहीं बताएगा। ये तो बता देगा कि शीट का नेम में प्रॉब्लम है, लेकिन टारगेटेड शीट या टारगेटेड वर्कबुक कहाँ पे मिलेगी, कौन सी है, वो नहीं बता पाएगा। तो आपको कई बार ऐसा होता है कि डेटा के लिए जरूरी नहीं है कि गूगल ही हमेशा हेल्प करे। मैं ये कहता हूँ गूगल हेल्प करता है, पर तब हेल्प करता है जब आप हर चीज में फ्लुएंट हो। आपको पता है कि हाँ ये यहाँ से ये होता है, ये यहाँ से ये होता है, उसके बाद गूगल हेल्प कर पाएगा। पर आपको कुछ पता ना हो और गूगल हेल्प कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नाउ अब हमारा एक और बचा, मैं एक बार और ये क्वेरी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिलीट ग्रुप, ये भी डिलीट। ठीक है, अब मैं एक बार गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर क्लास 5 ओपन। इस बार मैं कंबाइन एंड लोड 2 पे जा रहा हूं। कंबाइन एंड लोड 2 पे गया, सब कुछ वही फॉलो करेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। यहाँ पे मैंने शीट 1 कर दिया, ओके कर दिया। अब ये लोड करने से पहले मुझसे पूछेगा ये वाला। तो अगर मुझे सिर्फ कनेक्शन बनाना है, मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन कर दिया। अगर मुझे लोड करना है कहीं और, तो मैं टेबल पे क्लिक किया और एग्जिस्टिंग पे कर दिया। मान लो मुझे इसी शीट पे करना है तो यही कर दिया। अगर मुझे न्यू वर्कशीट बनानी है तो मैं न्यू वर्कशीट पे कर दूंगा, और बाकी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको पिवट टेबल बनानी है तो पिवट टेबल पे चले जाओ, चार्ट बनाना है तो चार्ट पे चले जाओ, जैसा आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यही डेटा जो आप यहाँ पे लोड करने वाले हो, वो सारा का सारा डेटा पावर पिवट में लेके जाना है, तो जस्ट इसको चेक कर देना है और आपका डेटा यहां लोड ना होके पावर पिवट में लोड हो जाएगा जाके। ठीक है, ये मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया था इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रो लोडेड दिखा रहा है, लेकिन लोड क्या हुई है, नहीं हुई है। तो कैसे पता चलेगा, मेरा पावर पिवट भी ऑप्शन नहीं है ऑन, तो मुझे पहले पावर पिवट को ऑन करना पड़ेगा। अकाउंट पे गया, सॉरी अकाउंट नहीं, ऑप्शन पे जाना है और एडिंस पे जाना है। एक्सेल एडिंस नहीं, कॉम एडिंस पे गो, और पावर पिवट कहाँ गया, ये रहा, और ओके। अब मेरा पावर पिवट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे पावर पिवट पे क्लिक किया, मैनेज पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपकी वही डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा आ जाता है। अब एक चीज और बची, क्या, स्किप एरर वाली।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूं वो भी दिखा ही देता हूं। एक बार मैंने कहाँ गया, हाँ, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, ओपन, कंबाइन एंड लोड। और मैंने शीट 1 को सैंपल, इस बार मैं स्किप फाइल पे चेक कर दे रहा हूं। ठीक है, स्किप फाइल पे चेक करते ही और ओके करते ही क्या होगा, सब कुछ स्मूथली वैसे ही चलेगा जैसा आपका चलता रहा है, आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन सीन क्या होगा, अभी मान लो ये डेटा आपका सब कुछ सही है। नाउ अब मैं गया अपने फोल्डर पे और मान लो जो फाइल आई है मेरे पास, उस फाइल में कुछ एरर है। ठीक है, मैं गया वर्कबुक 2 में और वर्कबुक 2 में ये शीट मैंने 1 की जगह 11 डाल दी और सेव। अब मैं क्या करूंगा, अब उसमें एरर जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखो एरर जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे शीट 2 वर्कबुक 2 गायब हो गई। मतलब जिसमें एरर है वो स्किप ही कर देगा सी। स्किप कर देगा, तो उस चेकबॉक्स का यही रोल है कि वो स्किप कर देगा अगर किसी भी फाइल में एरर है तो। एक एक भी एरर मिल गया तो स्किप ही कर देगा। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि वो एरर, अभी देखो मैं लाइव दिखाता हूं, ये तो आपका शीट नेम का देख लिया एरर, करेक्ट। शीट नेम का एरर मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, और रिफ्रेश कर देता हूं। यहाँ पे वर्कबुक 2 का डेटा आ गया अब, ठीक है। नाउ अब मैं वापस से इसमें हेडर का चेंज कर देता हूँ। हेडर से ये वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, चलो हेडर का ही करते हैं, देखते हैं जो भी है, लाइव देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश, हेडर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सिर्फ वैल्यू गायब की है इसने। नाउ हेडर में वापस कर रहा हूं सेम, क्योंकि हेडर से कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। अब मैं कर रहा हूं इसमें मान लो मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूं इसकी जगह पे। अब देख रहे हो टेक्स्ट भी आ गया, टेक्स्ट आना नहीं चाहिए, एनी ले रखा है क्या इसने, हाँ, एम्प्लॉय आईडी में एनी। भाई ये खतरनाक है, मैं इसीलिए ऑलवेज सजेस्ट करता हूं चेंज टाइप स्टेप अपनी हिसाब से डालो। अब देखो इसने वो कर दिया ना, हाउएवर ये क्या होना चाहिए, प्रिंट int डॉट 64। 64, int 64 डॉट टाइप, ये वाला टाइप नहीं चलेगा इसमें। अरे कहाँ गया, कुछ गलत किया क्या, हाँ गलत किया, करली ब्रैकेट उड़ा दिया, हट जा भाई, कहाँ चला गया। ठीक है, अब वो गायब कर दिया, यानी सिर्फ शीट नेम का एरर ये उठा रहा है, बाकी कोई भी उस पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बाकी सब में वो डेटा का सिर्फ। अच्छा एक चीज और बची अभी, तो चलो ये ठीक है कि मैंने, अरे इस पे आ जाओ, 1006 लिख देता हूँ। चलो अब मैं
सैंपल वाली शीट एक बार उसका चेंज करके देखता हूं, ठीक है। इसमें क्या एरर देता है, शीट में स्किप एरर है ना, स्किप एरर तो लगा रखा हमने, आप देखते हैं Yes. क्या होता है। सैंपल फाइल में अगर किसी में एरर है तो वो भले ही कुछ भी हो, वो एरर देगा ही देगा, उसमें स्किप नहीं करेगा, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब सैंपल उसका मतलब रीजन है कि जो सैंपल उसे दे रहा है वही फाइल नहीं है, तो वो सैंपल कहां से ले, कहाँ से? इसलिए उसको वो स्किप नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो नॉन सैंपल फाइल है उनमें अगर किसी में एरर है तो वो उसको स्किप कर दे रहा है और बाकी डेटा अपेंड कर दे रहा है। अब ये तो हमने समझ लिया कि सैंपल फाइल, नॉन सैंपल फाइल, शीट नेम में कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ दिमाग में क्वेरी आ रही हो तो पूछो। नहीं, वो तो फिर प्रैक्टिस करके पता चलेगी। अब इसमें क्या करते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप हेडर, मतलब ये जो क्वेरी है उसमें हेडर फिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अटेंडेंस डालें तो वो अटेंडेंस का डेटा नहीं आएगा। ओ सॉरी, सैंपल में डाल सैंपल दिया में क्या, डाल देगा। सैंपल में डाल दिया तभी वो आ गया। कहाँ गया ये, यहां से हटाओ और इसमें डालो, ठीक है। किसी दूसरी शीट में कुछ भी होगा तो सैंपल फाइल के अलावा तो वो आपके हेडर कंसीडर नहीं करेगा। हाउएवर सैंपल फाइल में अगर आप नए हेडर डालते हो या नए हेडर आ जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अब सपोज एक क्वेरी है, मान लो कि सैंपल फाइल में कोई हेडर नया आ गया लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो हेडर, मैं क्या करूंगा। अगर वो हेडर आ गया तो मेरा आगे का सारा डेटा गड़बड़ा जाएगा। तो क्या ऑप्शन है उससे बचने का। सैंपल में आ रहा है मगर चाहिए नहीं है। मतलब किसी में भी आ रहा है, सैंपल में आ रहा है तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाकी का तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो बाकी से तो मतलब नहीं है। बट सैंपल में अगर कहीं हमारे एक्स्ट्रा कॉलम आ गए, कई बार लोग डेटा सिर्फ डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस नहीं करते हैं, तो वो कॉलम आपके पावर क्वेरी रीड कर लेता है ब्लैंक वैल्यू के साथ। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे मैं आया था सैंपल फाइल में, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ लुकअप लगाया था, ठीक है, कुछ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या लगाया था, ठीक है। ठीक है, मैंने ये लुकअप यहीं लगाया और सेव कर दिया एक बार, ठीक। उसके बाद में आया, डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, आया क्यों नहीं। हेडर देके देख लीजिए सर एक बार, क्योंकि डेटा नहीं दिख रहा है ना, तो ब्लैंक नहीं, आ रहा डेटा होगा। डेटा दिखे ना दिखे, डेटा से मतलब ही नहीं है, वो रखता है। हाँ बट हेड आ, हेडर नहीं है ना सर वहां पर, को हमें कैसे पता चलेगा। हेडर आएगा तो पता चल जाएगा। वो वैसे भी हेडर रखता है, वो रीड करता है आपके कैचेज को, या तो कैचेज जनरेट नहीं हुई या कुछ और है। ये आया, ठीक है। अब मैं गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया और सेव कर दिया। नहीं, वो हट जा रहा है कुछ, अब मैं मिस कर रहा हूं कि ये कब रीड करता है कब नहीं करता है। कई बार लोग डेटा डिलीट कर देते हैं लेकिन वो हेडर एज इट इज रिफ्लेक्ट करते रहते हैं।
हाँ होता है सर, वो मैंने देखा है। कब होता है, कब होता है? ओके, ठीक है, एक ट्राई करते हैं जहां वो तक एक्सेल मुझे। एक्सेल में भी दिखता है सर, आप फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर लग जाता है उस पे, ब्लैंक पे ही। हाँ हाँ हाँ, रुको, इस पे क्या करते हैं, मैंने ये डेटा कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट मार दिया, ठीक है, और सेव किया, फिर मैंने डिलीट किया, सेव किया, और इसके बाद में नहीं आया। कुछ तो ऐसा है जो होता तो है, हाँ सर, क्योंकि मैं ये बता, कैसेस के अकॉर्डिंग हाँ आता होता है। है, वो एक्सेल में भी दिखाता है, मैं बता तो रहा हूँ। आप अगर वो लगाओगे ना, फिल्टर लगाओगे, तो वो उस पे भी दिखाएगा, ब्लैंक रो भी फिल्टर दिखाएगा। हाँ अभी नहीं दिखा रहा ना, दिखाता है, हाँ, अभी लेकिन नहीं, ब्लैंक रो भी हाँ फिल्टर दिखाता दिखाएगा। है, वही हाँ, वही मैं उसी भी के कह रहा हूँ कि उसी केस में वो रीड भी करेगा, पावर क्वेरी भी उसी केस में रीड करेक्ट। करेगा। हाँ फिर वो वहां पर एरर देता है कि ये वाला फोल्डर, ये मेरे साथ उस पे हुआ है ना, मतलब मैं आपको बता, केस में आप और उसमें फंसे, कभी कभी ये हाँ, लोग इसमें कर देते थे ना ऐसा। करेक्ट करेक्ट। और मुझे जहां तक लग रहा है ये प्रॉब्लम होती है फॉर्मेट पेस्ट करने में। कुछ तो करते हैं मतलब ऐसा। फिर आप डिलीट भी कर दोगे तो दिखा देगा हेडर। वो हो नहीं रहा है, बट होता है, ये मैंने कई बार देखा है। अब तो वो सर क्यों अगर करता है वो। ये अगर एक्स्ट्रा कॉलम जो हम ऐड कर रहे हैं वो पिक ना करे सैंपल फाइल से, तो उसके लिए हमको, जब हम कंबाइन एंड लोड कर रहे हैं उसमें, तो वो खुद ही ले रहा है, तो हमको उसको फिक्स करना पड़ेगा ना। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ट्रांसफॉर्म मुझे करेंगे मुझे ट्रांसफॉर्म सिर्फ, करेंगे और फिक्स कर देंगे हम उसको, चेंज टाइप, या जैसे चेंज टाइप में फिक्स हो जाता है ना, ऐसे ही फिक्स कर देंगे हम, तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। जैसे क्योंकि ये 4 ही कॉलम मुझे चाहिए, बाकी मुझे चाहिए ही नहीं, और कभी अगर धोखे से सैंपल फाइल में आ भी जाएं तब भी वो ना आए, तो इसके तो लिए क्या फिर करना है, हाँ, आपको यहाँ पे जाना है। डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जाने के बाद जो आपको कॉलम चाहिए इसमें, उनको उनको ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करके। सैंपल में, अच्छा, इसमें नहीं, इसमें करोगे तो वो लोड ये बढ़ेगा तो क्योंकि इसमें है। डेटा ज्यादा है। हाँ, सिर्फ सैंपल फाइल यानी ट्रांसफॉर्म सैंपल फाइल में रिमूव अच्छा, अदर कॉलम सैंपल कर फाइल में जाके। ये हाँ, रिमूव अदर। अदर अदर कॉलम्स, तो फिर वो अब क्या हुआ, बाकी कॉलम तो फिक्स कर देगा। ये हार्ड कोडेड हो गए आपके। ओके। अब हार्ड कोडेड ये 4 हो गए, इसके अलावा कुछ भी आएगा हम्म। सिस्टम लेगा ही नहीं। आपका लेगा। कंसीडर ही नहीं करेगा। जैसे अब अगर मैं जाऊं मैं वर्कबुक 1 में, और मैं यहाँ पे जाके शीट 1 में अटेंडेंस डाल दूं, ठीक है, अब मैं कितना भी अटेंडेंस यहाँ डाल दूं और रिफ्रेश करूंगा, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि वो रिमूव अदर कॉलम का स्टेप को परफॉर्म कर रहा है ना वहां पर। करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो कई बार क्या है कि रिमूव करना पड़ता है, कई बार रिमूव अदर करना पड़ता है। अगर हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में एडिशनल कॉलम हमें परेशान ना करें, तो हम रिमूव अदर करते हैं। दर कर देंगे, ठीक है। अगर हमें ये चाहिए कि फ्यूचर में हमारे एडिशनल कॉलम आ जाएं, तो हम रिमूव करते हैं, हम्म। कि सिर्फ वो कॉलम छोड़ के वो रिमूव हो जाए, बाकी कॉलम हमारे बने रहें। अब मैं इसका लॉजिक फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि ये लॉजिक एक बार समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे क्या है, जब आप रिमूव अदर करते हो तो एक्चुअली आप सेलेक्ट कर रहे हो कॉलम, हाँ, करेक्ट। करेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ रिमूव कर रहे हो, तो आप वही कॉलम सिर्फ रिमूव कर रहे हो, सेलेक्ट नहीं कर रहे हो आप। हाँ, मतलब अगर आपको उस शीट में पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, वो हमेशा आता है, आपको पता है, और आपको हटाना है, तो हाँ, आप रिमूव कॉलम कर सकते हो। बट करेक्ट। अगर आपको पता नहीं है कि कितने कॉलम्स आएंगे या डिलीट होंगे, जो भी होंगे, मतलब वो चाहे जितना भी वेरी करें, आपको जो अपने फिक्स कॉलम चाहिए, तो आप अपने कॉलम सेलेक्ट कर लो रिमूव रिमूव करने के अदर बजाय। कर देंगे। हाँ, वो सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो जो आपको चाहिए, और उसके हाँ, बाद रिमूव रिमूव अदर। अदर, ठीक हाँ, है। ताकि तो शीट अदर में में, कुछ भी रैंडम चेंजेस हो, फिर आपके सिलेक्टेड कॉलम्स ही आएंगे। करेक्ट। तो ये लॉजिक आपको थोड़ा, जब 2-3 बार आप करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कब क्या करना है। हमेशा जब, वही है, फ्यूचर की सोच के चलना पड़ता है। ऑटोमेशन का मतलब ही होता है कि आज के टाइम का नहीं,
आज के 2 दिन बाद का सोच के चलना है, जितना हो सकता है। ये नहीं कि आप मतलब जो चीज है ही नहीं, अब जैसे कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अब वो आप लगाते उसके लिए घूमते रहो, वो नहीं। लेकिन जो है अभी आपके पास और आपको लगता है कि ये फ्यूचर में ऐसा बदल सकता है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशन लेके चलो। ओके सर। ठीक है, जैसे आप अगर कहो, अब कॉलम आपके फिक्स होते हैं, करेक्ट। कई बार लोग उसमें डेटा इधर उधर का डालते हैं, कोई लुकअप लगा के लगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब सपोज 10 MIS हैं, किसी ने लुकअप लगा के मैनुअल कुछ किया, उसने लुकअप वहीं छोड़ दिया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ तो रिमूव बिल्कुल अदर करेगा। करके चलते हैं। हाँ, ठीक क्योंकि है, उसका अगर फाइल का नहीं मिला उसको फाइल, तो वो उसकी फाइल पे एरर दे रहा होगा वहाँ। करेक्ट। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए रिमूव अदर वहां जरूरी है। लेकिन अब सपोज प्रोडक्शन का है कॉलम, ठीक है, जैसे मान लो रॉ रॉ प्रोडक्शन आता है किसी का, किसी टूल से, या किसी उससे शेयर पॉइंट से आता है, या किसी अदर उससे आता है। तो अब मुझे नहीं पता, अगर मैंने पहले से ही रिमूव अदर लगा दिया, कल की डेट में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे वो कॉलम मिलेगा ही नहीं। हाउएवर क्वेरी आप अपडेट कर सकते हो कभी भी, वो आपके ऊपर है। पर रॉ फाइल में कई बार हम कॉलम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको छोड़ के भी हम और भी कॉलम्स रखते हैं कि कहीं कुछ अपडेट, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है, CSV फाइल में। CSV क्या करती है, वो आपके फिक्स कर देती है कॉलम, कि इतने ही कॉलम आपके क्वेरी के टाइम पे थे भाई, इतने ही कॉलम। अब कल की डेट में कॉलम बढ़ के आ गए, ऑपरेशन कह रहा है कि भाई ये डेटा मुझे तो दिख रहा है, आप कह रहे हो कि मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी क्वेरी में तो फिक्स है कॉलम। लेकिन ऑपरेशन कह रहा है कि भाई ये डेटा यहाँ दिख रहा है देखो, और आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आपके पास आपकी क्वेरी में क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए वहां पे CSV में हमेशा जो लिमिटेशन है कॉलम्स की, वो मोस्टली हटा देते हैं, कि अगर कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटलीस्ट वो रिफ्लेक्ट करें। हाउएवर लेटर ऑन हम उनको रोक देंगे, बट सोर्स में तो आए। तो ये जरूरी चीजें होती हैं, इसको आपको टाइम के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। हमारे यहाँ कई चैंपियन ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, जो कल का तो छोड़ दो, आज का नहीं सोच के कर पाते हैं। कई लोग क्वेरी बनाते हैं और क्वेरी में एरर आते हैं, और वो एरर से जूझते रहते हैं, लेकिन उसका सलूशन नहीं ढूंढते। तो क्वेरी में अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो और उसमें आपने हार्ड कोडेड चीजें यूज की हैं, जैसे हेडर्स हो गए, या कहीं आपने चेंज टाइप कर दिया तो वहां हार्ड कोडेड कर दिया, या कुछ भी हार्ड कोडेड आपने टाइप किया है, उससे बेटर है कि डायनेमिक चीजें यूज करो, हर बार आपको बदलना ना पड़े। हमारे यहाँ जो टॉप हैं, जो क्वेरी के मास्टर कहे जाते हैं, वो हार्ड कोडेड चीजें यूज करते हैं, और प्रॉब्लम आती है, उसी की वजह से आती है। पर वो उसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो क्वेरी रन नहीं करते। प्रॉब्लम जिसको आएगी वो आती रहेगी, वो झेलता रहेगा। मेरी आदत है कि अगर किसी को क्वेरी रन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर उसने मुझे रीच आउट किया कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ दोबारा आए ही ना।
इस तरीके से उसको डिफाइन करो। लेकिन ठीक है, अपना अपना मेथड होता है। बट एक, अगर कोई कोडर है, मतलब मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मेडिकल कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई कोडर है, ऑटोमेशन कोडर, तो उसका मतलब ही यही होता है कि आप क्वेरी डायनामिक ही लिखो, जिसे कोई भी आराम से चला सके। मोस्टली जो लिखते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, वो हार्ड कोडेड बनाते हैं। मूवमेंट करो, पूरी की पूरी फाइल दो कि भाई ये फाइल पकड़ो, अब इससे रन करो, इसमें क्वेरी रन करो। अगर किसी तीसरे ने वो क्वेरी रन कर दी, एरर जनरेट कर देगा, भाई सोर्स ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सोर्स उसके पास पड़ा है। तो ऐसी क्वेरी रन करो या ऐसी क्वेरी बनाओ जिसमें कोई भी रन करे, कहीं भी रन करे, उसकी क्वेरी रन हो जाए। वेट ना करना पड़े कि आप आओ, उसके सब कुछ कनेक्शन बदलो, रिक्वायर्ड फाइलें आप प्रोवाइड करो, तब जाके रन करो। ठीक है। ओके सर। होपफुली अब इसमें क्या बचा है, एक डायनामिक वाला, कि अभी तो हमने जो फिक्स हेडर के लिए किया है, अगर किसी भी शीट में हेडर्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो होपफुली मैंने वो बताया है, एक बार ट्राई करना। ठीक है, कि अगर आपसे डायनामिकली होता है तो, अगर नहीं हो पाता है तो हम कल उस पे काम करेंगे। कहो तो मैं आज भी बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहता हूं कि बर्डन ना बढ़े। ठीक है सर, कल सर करते हैं। ठीक है।